नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 10 का रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका दूसरा अध्याय अम्ल, क्षार एवं लवण बताया जा रहा है। और इसका पिछले सेशन में हम लोगों ने जाना था पीएच मान के बारे में और पीएच स्केल के बारे में, और कुछ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का पीएच मान भी हम लोगों ने वहाँ पे जाना था। उम्मीद है कि आप लोग जो है उस वीडियो को देखे होंगे और उसमें जो भी बताया गया होगा उसको लर्न कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। आज के वीडियो में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और आज जानेंगे अम्लों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अम्ल जो है किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। यही क्या होगा तो उसके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी हो जाएंगे। इसी को अम्ल का रासायनिक गुणधर्म भी कहा जाएगा। तो कुछ मुख्य क्रियाओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको जो है आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है बातों को और उसे याद कर लेना है यहीं पे। तो चलिए आगे जानते हैं। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे तो अम्लों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया हम जानेंगे क्या, अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। पहली होगी क्या तो अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। क्या मतलब कि अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। क्या सभी प्रकार के धातुओं से अम्ल अभिक्रिया कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे जानना है। तो अम्ल जो होते हैं धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती हैं। यानी कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं तो लवण बनाते हैं और इसके साथ ही साथ क्या बनता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि H2SO4 एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड इसे बोला जाता है और इसकी क्रिया होगी किससे तो जिंक धातु से। ये क्या है तो धातु है, तो क्या बनेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट नाम का लवण बनेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यह क्रिया कर रहा है सोडियम धातु से, तो NaCl नामक लवण बना रहा है यानी कि सोडियम क्लोराइड और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है बनती है। क्या मतलब कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई। तब हम जान लेते हैं कि क्या सभी प्रकार के धातुओं से अम्ल अभिक्रिया कर सकते हैं। क्या सभी प्रकार के धातुओं से अम्ल अभिक्रिया कर सकते हैं तो आंसर होगा नहीं। सभी प्रकार के धातुओं से अम्लों की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है तो जो धातु हाइड्रोजन से प्रबल अभिक्रियाशील होगा, यानी कि हाइड्रोजन से जो धातु मजबूत होगा, बलवान होगा, वही जो है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और बनाएगा लवण और हाइड्रोजन। लेकिन जो धातु क्या हो इस हाइड्रोजन से कमज़ोर हो, कम अभिक्रियाशील हो, इसके बारे में फर्स्ट लेसन में हमने बताया है अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक, अभिक्रियाशीलता श्रेणी को हमने पहले अध्याय में बताया हुआ है इसी का, उसे आप देखिए। ठीक, तो समझ में आएगा कि अभिक्रियाशीलता क्या होता है। अभिक्रियाशीलता का मतलब ये है कि इतने सारे तत्व हैं उसमें से कोई तत्व ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, कोई कम। तो हाइड्रोजन भी उसी में का एक है। तो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होंगे वही जो है
अम्ल से अभिक्रिया कर पाएंगे। हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। जैसे कि इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे, क्या, तो H2SO4 एसिड है, अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया करवाइए प्लेटिनम से, Pt से। प्लेटिनम धातु जो है हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। इसका मतलब ये है कि प्लेटिनम धातु इस हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी, यानी कि यह रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो जाने रहिए कि सभी प्रकार की धातुओं से अम्लों की क्रिया नहीं होती है। ठीक, अब अगली अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, जो है क्या, अम्लों की धातु के कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। दूसरा, अम्लों के धातु के कार्बोनेटों एवं बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया। यानी कि अम्ल जो है धातु के कार्बोनेटों से और बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोनेट क्या होते हैं। तो जिसके साथ CO3 जुड़ा हो, जिस पदार्थ के साथ, जिस तत्व के साथ, जिस यौगिक में जो है CO3 जुड़ा हो, तो इसे जो है हम कहते हैं कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं? कार्बोनेट। इसके साथ जो है कोई धातु जुड़ा हो, जैसे कि Na2CO3। ठीक, Na क्या है? तो धातु है, और इसके साथ धातु जुड़ा है जिसे बोला जाएगा धातु कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है? धातु बाइकार्बोनेट। यदि यह मूलक HCO3 किसी यौगिक में हो, यानी कि किसी तत्व के साथ जुड़ा हो, तो इसको बोला जाता है धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट, जैसे कि KHCO3 या कहा जाए NaHCO3। तो Na या K क्या है? तो धातु है। तो धातु के साथ जुड़ा हुआ है HCO3, तो इसे कहा जाता है धातु बाइकार्बोनेट। यानी कि इतने भाग को बाइकार्बोनेट कहेंगे और इतने भाग को क्या कहेंगे? कार्बोनेट। तो बात समझ में आई कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसे कहा जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं अभिक्रिया की। तो जो अम्ल होते हैं धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। आइए जानते हैं अम्ल जो है किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों, धातु के बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। इसके साथ साथ जल बनता है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऑक्साइड गैस। ठीक, बात आई समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलिए जान लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे देखिए ZnCO3 कर रहे हैं। ठीक, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है, और यह क्रिया कर रहा है किससे? तो किसी एसिड से। कैसे? सबसे पहले हम एसिड ही लिख रहे हैं H2SO4, और यह क्रिया करेगा किससे? तो जिंक कार्बोनेटों से, यानी कि ZnCO3 से। तो क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस H2O, और इसके साथ साथ CO2। इसके साथ साथ क्या बनाएगा? तो CO2। तो ये बात यहाँ पे समझ में आई। क्या बन रहा है? लवण बन रहा है, जल बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। यानी कि जब अम्लों की धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों से क्रिया होती है तो लवण बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बात समझ में आया? तो हम आगे बढ़ेंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। क्या? तो HCl की जो क्रिया है, HCl की जो क्रिया है किससे हो रही है?
कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से तो बनेगा क्या, तो CaCl2 और प्लस क्या बनेगा, तो H2O और उसके बाद से CO2 का निर्माण होगा। यहाँ पे यदि आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो आप बैलेंस रिएक्शन कर लीजिएगा अपने से, क्योंकि हमने जो है बैलेंस रिएक्शन करना सिखाया है पिछले क्लासों में। आप जो है वहाँ से पहले देखिए बैलेंस कैसे किया जाता है, उसके बाद से आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या, तो अगला यौगिक HCl है। HCl आपका एसिड है और यह अभिक्रिया कर रहा है NaHCO3। ये क्या है, इसके साथ HCO3 है, यानी कि क्या जुड़ा है, ये बाइकार्बोनेट। तब क्या होगा, तो NaCl लवण होगा, H2O का निर्माण होगा और CO2 गैस का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है तो आपको कमेंट करना है कि हाँ समझ में आ रहा है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब जो है यहाँ पे क्लियर होंगे। उसके साथ साथ जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी लिखिए, उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। ये यौगिक कैसे बनते हैं, किस तरह से क्या होता है, इसके भी बारे में हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो कमेंट कीजिए कि हाँ सब कुछ जो है यहाँ पे समझ में आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो वो भी लिखिए, उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जान लिया। किसकी, तो अम्लों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, 2 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम जानेंगे अगली अभिक्रिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तीसरी अभिक्रिया क्या होगी। तीसरी अभिक्रिया क्या होगी, तो अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया, अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानिए। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। देखिए, तो जो अम्ल होते हैं क्षारों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं और इसके साथ साथ जल बनता है। क्या बनता है, तो जल। अम्लों की क्षारों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाने की क्रिया को एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है, जिसे कहा जाता है उदासीनीकरण। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हमेशा पूछता है, इसलिए आप जानिए कि उदासीनीकरण क्रिया है क्या। तो अम्लों की क्षारों की क्रिया से क्या होता है, तो लवण और जल बनता है और इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण क्रिया। इसे ही क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, एक एसिड है HCl और क्रिया हो रही है एक बेस से यानी कि क्षार से, जो क्या है NaOH। तो क्या है, यहाँ पे बनेगा NaCl और प्लस H2O। NaCl क्या है, तो एक लवण है। अब इस क्रिया को उदासीनीकरण क्यों कहेंगे, देखिए, तो अम्ल का स्वाद होता है क्या, खट्टा, और इसका जो स्वाद होता है क्या, कड़वा। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये खट्टे के स्वाद को ख़त्म कर देगा और ये कड़वे के स्वाद को ख़त्म कर देगा। लवण बनेगा और लवण में जो है क्या होता है, तो इस लवण में न ही खट्टेपन का स्वाद होता है और न ही कड़वेपन का स्वाद होता है, यानी कि दोनों के स्वाद यहाँ पे क्या हो गए, उदासीन हो गए। तो ये बात है यहाँ पे उदासीनीकरण की अभिक्रिया, इसलिए इसे कहते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनने की क्रिया को कहा जाता है क्या, तो उदासीनीकरण की क्रिया। क्या कहेंगे, तो उदासीनीकरण की क्रिया कहेंगे। चलिए अगला हम जान लेते हैं। अगला क्या, तो एक मिनट थोड़ा मार्क कर लेते हैं। अगला जो जान लेते हैं, अगली अभिक्रिया अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया,
अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, HCl अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक और जल के साथ अभिक्रिया हो रही है तो इसमें क्या बनता है, H3O पर धनायन, इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे क्लोराइड आयन भी बनता है Cl आयन। और इसके साथ ही साथ इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, तो ऊष्मा निकलती है। तो ये कोई विशेष प्रकार की अभिक्रिया नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो कि इस रिएक्शन पर आधारित है, इस अभिक्रिया पर आधारित है। इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। एक और अभिक्रिया लिखेंगे क्या, तो HNO3 और इसकी क्रिया हो रही है किससे, तो जल से, H2O से। तो बनेगा क्या, बनेगा आपका H3O पर धनायन और इसके साथ साथ NO3 पर क्या, ऋणायन, NO3 पर ऋणायन। और इसके साथ साथ क्या बनेगा, तो ऊष्मा निकलेगी। एक और रिएक्शन लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसकी क्रिया करवाया जा रहा है जल से। तो बनेगा क्या, H3O पे धनायन और प्लस SO4 पे 2- आयन। ठीक, तो इतनी बात जो है समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर में इस रिएक्शन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस रिएक्शन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए ये अभिक्रिया जो है कांच के बर्तन में कराई जाती हैं और ऊष्मा अधिक निकलने के कारण जो है कांच का जो बर्तन होता है वो टूट जाता है। इसकी ये विशेषता है, कांच का बर्तन क्या होता है, टूट जाता है। तो जानते हैं कि किस तरह से अभिक्रिया कराना उचित है और किस तरह से अभिक्रिया कराना उचित नहीं है। देखिए आप जो है 2 बीकर लीजिए, ठीक, 2 बीकर लेते हैं, कांच का बना हुआ बीकर होता है। एक में जो है जल ले लेते हैं, क्या, तो जल, और दूसरे में जो है अम्ल ले लेते हैं। मान लेते हैं यही अम्ल है आपका H2SO4, अम्ल ले लेते हैं। क्या हम जो है जिसमें जल है ऊपर से क्या मिलाने का प्रयास करें, तो अम्ल मिलाने का प्रयास करें। जिसमें अम्ल है ऊपर से जो है जल मिलाने का प्रयास करें। क्या मिलाएं, तो जल मिलाएं। अब देखिए अम्ल जो है जल में मिला रहे हैं, अम्ल जो है किस में मिला रहे हैं, जल में। दूसरी बात कि जल जो है अम्ल में मिला रहे हैं। अभिक्रिया क्या हो रही है, तो अम्ल की क्रिया जल से हो रही है तो बहुत अधिक मात्रा में क्या निकल रही हैं, तो ऊष्मा निकल रही हैं। ठीक, ऊष्मा निकल रही हैं। अब देखिए यदि अम्ल को जल में हम धीरे धीरे डालेंगे तो ऊष्मा निकलेगा, लेकिन वह वाष्प में परिवर्तित होकर के बाहर निकल जाएगा। बूंद बूंद करके डालेंगे तो, लेकिन पहले ही बर्तन में हम अम्ल रख लिया, ऊपर से जल डालेंगे तो बहुत तेज़ी से ऊष्मा निकलेगी और यह बर्तन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए यह अभिक्रिया उचित नहीं है, यह अभिक्रिया जो है करवाया जा सकता है। तो इसमें जो है अम्ल को जल में डालेंगे तो उचित है, अम्ल में जल को डालेंगे तो उचित नहीं है, अम्ल को हम जल में डालेंगे तो उचित नहीं है। ठीक, आइए अब हम इतनी बात हम लोग जान गए कि कौन सी क्रिया कराएंगे तो सही है और कौन सी क्रिया कराएंगे तो सही नहीं है। तो अम्ल को जल में डालेंगे तो सही है और अम्ल को जल में नहीं डालेंगे, जल को अम्ल में डालेंगे तो वह क्रिया उचित नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इस पार्ट में हम इतना ही रहने देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन थे, इनको जो है जानना बहुत ही ज़रूरी था। आगे के पार्ट में हम लवण के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। मिलते हैं इस वीडियो के इस लेसन के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।